Yes, hello everyone. I welcome you all to this new daily news digest session. Uh, Today is 13th of November and I have two articles from the Indian Express. पहला जो आर्टिकल है आज का वो है रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर. इट इज एट अ 14 मंथ हाई ऑन कॉस्टलियर फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट्स एंड अदर फूड आइटम्स. तो अब देखिए इस आर्टिकल में व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिटेल इन्फ्लेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम होलसेल इन्फ्लेशन. पहले तो ये पता लगाइए क्या होता है मीनिंग इनका. दूसरा फिर आई थिंक यू शुड ऑल्सो मेक अ नोट ऑफ द नंबर्स हियर इन दिस आर्टिकल. तो नंबर्स पे आपका खास ख्याल होना चाहिए कि इट हैज गॉन टू अ 14 मंथ हाई of 6.21% in October with a sharp rise in prices of food items, especially fruits, vegetables, meat and fish. तो सारे जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं वो आइटम्स जो कंज्यूमर यूज करते हैं उनकी प्राइसेस आर राइजिंग. दे आर एट अ 14 मंथ हाई एज ऑफ नाउ एंड दिस हैज बीन रिलीज बाय दी. एक चीज और पता चल गई हमको कि रिटेल इन्फ्लेशन रेट या नंबर्स कौन रिलीज करता है. दिस इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ. Food inflation is based on the combined food price index and this is shot up to a double digit level of 10.87%. ये थोड़ा सा नंबर्स को बोरिंग है बट याद रखना पड़ेगा बिकॉज अब जब हम आंसर्स लिखते हैं तो वी आर एक्सपेक्टेड टू कोट दीज नंबर्स. तो डबल डिजिट में जब फूड इन्फ्लेशन जाएगा तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन हायर प्राइसेस फॉर एवरीथिंग एंड द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू शूट अप या राइज. अब this consumer price index has again breached the 4% mark. Please remember this 4 plus minus 2% जो bandwidth है, this has been given to the Reserve Bank of India or the Monetary Policy Committee in order to tackle inflation. That is, the maximum inflation which is expected is 6% and the minimum is 2%. So now we can see this number is definitely breached, and when this number is breached successively or if for 3 consecutive quarters, RBI has to give a report in which it has to tell the government what are the steps which it has taken to reduce inflation per se. तो उस सेंस में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर नीचे भी कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं इस आर्टिकल में जो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स देखें और इन पे काम करें बिकॉज ये नंबर्स आपको लिखना पड़ेंगे. अलग अलग रीजंस यहाँ पे सुझाए गए हैं विच आर कि ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग एंड दिस हैज बीन अ मेजर कंसर्न. कुछ सप्लाई साइड मेजर्स लेने की जरूरत है जिससे फूड प्राइसेस बिकम स्टेबल. जैसे फूड ये एडिबल ऑयल्स के बारे में कहा जा रहा है कि विद इन द लास्ट 4-5 months देयर प्राइसेस हैव ऑलमोस्ट इंक्रीज टू 1.5 times. सम आर ग्लोबल रीजंस ड्यू टू द सेम. उसका कारण ये रहा है और कुछ जो डोमेस्टिक रीजंस हैं वो भी है जिसकी वजह से दिस हैज ट्रेमेंडसली शॉट अप. तो आई थिंक दिस आर्टिकल becomes important from the point of view that इन्फ्लेशन के नंबर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. एंड साथ में कुछ आरबीआई के जो गवर्नर के यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कि गवर्नर हैज आल्सो स्टेटेड द चेंज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस टू न्यूट्रल फ्रॉम विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन. तो ये स्टैंस क्या होता है? आई थिंक स्टूडेंट्स कैन ट्राई एंड नो मोर अबाउट दिस स्टैंस. एक तो रेट कट होता है या रेट इंक्रीज है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो अ स्टैंस व्हिच द गवर्नर गिव्स या व्हिच आरबीआई गिव्स. न्यूट्रल है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन है या हॉकिश है. तो इसमें से हमें पता लगाना पड़ेगा कि स्टैंड्स का अलग अलग स्टैंड्स जो है व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीस टर्म्स. एंड द फिलहाल द रेपो रेट हैज बीन अनचेंज्ड फॉर 20 consecutive months and stand at 6.5% at present. So this shows that rate cut which the markets had been expecting, this is going to be delayed because whenever inflation increases rate cut does not happen. तो उससे आप कोरिलेशन या लिंक भी बना सकते हैं. फिर एक आर्टिकल और है यहाँ पे, द रिक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्टेक एज एफडीआई. व्हाट डज दिस मीन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स? पहला तो मैं ये चाहूंगा कि स्टूडेंट्स पता लगाएं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते क्या हैं. एफपीआई एंड एफडीआई, दीज आर टर्म्स व्हिच नीड टू बी नोन. क्या है ये? तो आरबीआई एंड सेबी हैव अलाउड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू क्लासिफाई इक्विटी स्टेक्स इन एक्सेस ऑफ 10% इन इंडियन कंपनीज एज एफडीआई. तो अगर कोई एक्स कंपनी है उसमें किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स रखे हुए तो दे कैन क्लासिफाई दैट एज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. स्टूडेंट्स शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एफपीआई एंड एफडीआई. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगाना चाहिए. एंड फिलहाल यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टॉक मार्केट्स और उनसे रिलेटेड लिंगो जो होता है उस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछ रहा है. तो उस सेंस में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर यहाँ पे एक रूल्स का नाम लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019 which say that investment made by foreign portfolio investors should be less than 10% of the total paid up equity capital. अगर 10% से ज्यादा है तो वो एफपीआई की जगह एफडीआई की कैटेगरी में आ जाएगा. There are some approvals which also are needed. FPI concerned should obtain the necessary approvals from the government, including required in case of investment from land bordering countries, and ensure that the acquisition beyond prescribed limit is made in accordance with the provisions applicable for FDI. तो ये detailed investment criteria हैं जिसके तहत आपका investment FDI या FPI में कहाँ पे fit in होगा उसकी जानकारी दी गई.
तो इम्पैक्ट ऑन एफपीआई फ्लोज इन कंपनीज, इसमें एक जो अभी करंट घटना चल रही है या करंट चीज जो न्यूज में है वो ये है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव बीन सीन टू बी taking their money back from the Indian markets and they are investing या reinvesting this money in Chinese stock market because वहां पे valuations काफी lucrative है. हमारे केस में माना जा रहा है कि valuations थोड़ी overheated है. तो इस वजह से huge amount of foreign portfolio investors have been taking money out of the economy and the government is trying to make sure that this number reduces because ultimately this is going to have a impact on our domestic savings या investments as well. तो यहाँ नीचे लिखा भी है कि FPIs have pulled approximately 1.36 lakh crore from the cash market since the 1st of October this year, which is a very substantial number. FDI usually long term होता है. Students should know a little about it, and this usually is an investment जो कि एक फॉरेन कंपनी किसी डोमेस्टिक कंपनी में करेगी और पूरे अप्रूवल्स और ये सब चीजें लेने के बाद करेगी. राइट, तो दिस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. यूजुअली ये स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं होता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ऑन द अदर हैंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो कि किसी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड्स खरीद लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, इनमें निवेश अगर आप करेंगे तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के अंदर आएगा. एफपीआई यूजुअली इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म एंड यूजुअली स्टॉक मार्केट या किसी कंपनी का आईपीओ. फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव हैड अ मेजर फूड कंपनी स्विगी, फूड डिलीवरी कंपनी, उसका आईपीओ लॉन्च हुआ. तो उस वजह से किसी कंपनी में अगर आप डायरेक्टली निवेश करना चाहते हैं इन देयर स्टॉक्स और इन देयर बॉन्ड्स, यू कैन डू इट वाया द एफपीआई रूट एंड एनी टाइम दीज शेयर्स और अदर assets can be sold as well. So this is a major difference between foreign portfolio investors and foreign direct investors. I think the students should make a note of this, and this I believe is a very important article from our exams perspective. Now I would like to invite Kanhaiya sir to take this discussion forward. थैंक यू सर. आज के द हिंदू का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल मुझे दिया गया. इस पे थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव से. डिबेटिंग द हेल्दी लॉन्जेविटी इनिशिएटिव. तो ये वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे. वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें दिस इज अबाउट अनलॉकिंग द पावर ऑफ हेल्दी लॉन्जेविटी, डेमोग्राफिक चेंज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड ह्यूमन कैपिटल. तो इसका नाम है. इसमें मेजरली बताया गया है जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन कितना ज़्यादा है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस इश्यूज. एंड इन दैट लाइन जो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिपोर्ट में प्रपोज किया है हेल्दी लॉन्जेविटी इनिशिएटिव, तो इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है. तो इसमें कुछ डाटा है जो इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए. इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बताया गया कि मोस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेथ्स अकर्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एंड द proportion of all deaths caused by these NCDs is likely to surge among them. तो सबसे ज़्यादा proportion होता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में. Projection suggests that a global surge in deaths from 61 million in 2023 to 92 million in 2050. तो ये डाटा भी important है कि how the burden of non-communicable diseases is increasing or is going to increase in the near future. तो ये एक important डाटा हो जाता है. इसमें जैसे बताया गया कि इफ दिस लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैन अचीव द एम्बिशंस येट feasible rates of progress, the world could avert these 25 million deaths annually by 2050. So कभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेते हैं तो वी कैन अवॉइड दिस 25 million deaths annually by 2050. रिगार्डिंग दिस न्यू इनिशिएटिव जो यहाँ पर मेंशन है हेल्दी लॉन्जेविटी इनिशिएटिव विच टेक्स लाइफ कोर्स अप्रोच. ब्रीफली ये होता क्या है, हेल्दी लॉन्जेविटी इंटेल्स दैट शार्पली रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग डेथ्स एंड सीरियस डिसेबिलिटी थ्रू आउट योर लाइफ साइकिल. तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका एम हो गया या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हेल्दी लॉन्जेविटी. एज वेल एज इंक्रीज लेवल ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शनिंग थ्रू मिडिल एंड ओल्डर एजेस एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर इनएविटेबल डेथ. तो ये इसका डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से. तो वर्ल्ड बैंक ने ये इनिशिएटिव प्रपोज किया है. व्हाट इट इमेजिन्स और व्हाट एम्स, व्हाट आर द टारगेट्स दैट इट इज होल्डिंग इज यहाँ पर मेंशन है. जैसे फॉर एग्जांपल ए वर्ल्ड इन विच द हेल्थ केयर इज एक्सेसिबल, डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड द पैरामेडिकल स्टाफ्स आर कॉम्पिटेंट, honest and committed to the proper patient care. Hospitals are well equipped. Monitoring of patient is systematic and digitized. And there is an awareness of benefits of early detection and treatment of non-communicable diseases. तो ये एक इसका एम हो गया या फिर हम इसको एज ए टारगेट ले रहे हैं इसको अचीव करने के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसमें और ये भी बताते हैं कि कितने पैरामीटर्स हैं हेल्थ के केस में हम जिसको कंसिडर करना चाहिए while writing any answers or while
राइटिंग एन एसे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक डाटा और दे रखा है, इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन, जो द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, 140 मिलियन पीपल हु आर एज्ड 60 years and above, कंपेयर टू 250 millions people in China। चाइना के कंपैरिजन में यहाँ पर डाटा दे रखा है। The swift descent of the elderlies in India 60 plus years into NCDs, फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें डिजीजेस का जो एग्जाम्पल दे रखा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती कौन कौन सी है, और ज्यादातर जो बर्डन है एल्डरली पॉपुलेशन के ऊपर कौन से डिजीज का है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, कैंसर है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, एंड डायबिटीज है। तो इनके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस encouragement of families, excess mortality, lowering of investment, and consequent acceleration of economic growth, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इसमें बढ़ जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अफेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली एंड इनडायरेक्टली द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। एक लांसेट रिपोर्ट का भी यहाँ पर डाटा दे रखा है, द फेल्योर टू डिवाइस a strategy and make timely investment now will jeopardize the achievements of sustainable development goal 3, which is good health and well-being, and target 4 of one-third reduction in premature mortality from non-communicable disease by 2030। तो ये एक टारगेट है। टारगेट्स को हम जैसे कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं आंसर्स के, तो ये भी नोट डाउन करना चाहिए। लांसेट रिपोर्ट का कुछ एक्स्ट्रा डाटा यहाँ नीचे और मेंशन है, जिसमें बता रहा है कि कितना परसेंट मोर्टेलिटी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होता है। जैसे 1990 का यहाँ डाटा दे रखा है कि 40% ऑफ ऑल इंडियन मोर्टेलिटी आर नाउ प्रोजेक्टेड टू अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ ऑल डेथ्स बाय 2030। पहले 40% था, नाउ 3/4 बोल रहा है ये। एंड करेंटली फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, रेस्पिरेटरी इलनेस एंड डायबिटीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल डेथ जो डिजीज से होती है। उसमें भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी पर्टिकुलर दीज डिजीजेस जो यहाँ पर मेंशन है उससे अराउंड 50% डेथ्स होती है। तो ये भी एक डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजंस यहाँ पर दे रखे हैं, कॉजेज आप देख सकते हैं, टोबैको यूज हो गया, अल्कोहल अब्यूज हो गया, ओबिसिटी हो गया ड्यू टू सिडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, तो ज्यादातर ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। डाइट्स दैट आर गेटिंग टू बी इंक्रीजिंगली हाई इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, तो ये भी एक इसका कॉज हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। सोशल सिक्योरिटी का यहाँ पर कुछ इश्यूज बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में क्या इश्यूज हैं और क्यों वो उसको इस जो इशू है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ये सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट्स को नोट डाउन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अदर एक्सपेंसेस, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस आते हैं वो भी यहाँ मेंशन है। ट्रेवल कॉस्ट है, फीस है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, तो ये ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन बनता है लोगों के ऊपर, एंड इट इज रिजल्टिंग इन द लार्ज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड इनडेटनेस, तो ये एक इशू है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जैसे फॉर एग्जांपल जो डिजीज हैं उनके कॉजेज दे रखे हैं, ये भी स्टूडेंट को नोट डाउन करना चाहिए। डाइट्स हाई इन रिफाइंड ग्रेन, तो कौन कौन से इश्यूज हैं जिसके कारण अलग अलग डिजीज होती है। हायर इनटेक ऑफ रेड मीट्स जैसे, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आयुष्मान भारत स्कीम यहाँ पर मेंशन है, विच इज ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर हेल्थ। अब इस जो स्कीम है इसके भी इश्यूज यहाँ पर मेंशन है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। तो ड्यू टू द inadequate funding, stringent eligibility requirements, and these corruption cases are as revealed by the CAG, तो ये कुछ इश्यूज हैं इसमें इस स्कीम के पर्टिकुलर। तो कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन को एनालाइज कीजिए, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, तो इस टाइप से कभी आयुष्मान भारत पे पूछा जाए तो हम ये इश्यूज वहाँ मेंशन कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर इश्यूज। नीचे जो दे रखा है कुछ वे फॉरवर्ड दे रखा है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मेंशन है, जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो प्राइस चार्ज करते हैं वो काफ़ी हाई है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, और उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, एंड रेट्स को रेगुलेट किया जाना चाहिए, विच शुड बी द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, तो ये सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। एट द सेम टाइम बिहेवियरल चेंजेस आर very much important here also, because all these diseases are majorly caused by the lifestyle ऑफ द पॉपुलेशन। तो लाइफस्टाइल को कैसे चेंज किया जाए उसके लिए बिहेवियरल चेंजेस आर इम्पोर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओबिसिटी हो गया, लिमिटिंग दी टोबैको कंजम्पशन, तो ये सारे इश्यूज हैं जो स्टूडेंट को यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और ऑल द इम्पोर्टेंट डाटा फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड नाउ आई इनवाइट गौरव सर टू कंटिन्यू द डिस्कशन। थैंक यू सर। तो एक आर्टिकल है आज,
मेरी तरफ से द इंडियन एक्सप्रेस से ही है। तो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग ऑल वी नो कॉप इज ऑल इज इन एयर। तो ये कॉप से रिलेटेड ही है। वी ऑल नो कॉप वाज स्टार्टेड yesterday, इट got initiated yesterday, and it is being held at Baku, the capital of Azerbaijan. So this article is overall summarizes the journey of this क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ग्रीन हाउस वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम किया जाए। तो ओवरऑल इसकी पूरी जर्नी के बारे में ये आर्टिकल अपने आप में समराइज कर रहा है। तो इट इज written that here that the primary goal of COP29 is to bring together countries to develop a shared plan to curb forward further global warming। अब इससे पहले जो पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था उसमें ये हुआ था कि 1.5 डिग्री तक हमें 2100 सेंचुरी जब खत्म होगा हमको तब तक 1.5 डिग्री से ज्यादा एक कट ऑफ डेट दिया गया है 1880s का, उससे ज्यादा हमको नहीं बढ़ने देना है। तो ओवरऑल फाइनेंसिंग की बात है, उसकी बात है। तो ये सब पे एक तरह से मैंडेट है कि सारे कंट्रीज बैठ के आगे का फ्यूचर प्लान क्या होगा इस पे बात करनी है। ठीक है। तो ये कॉप की शुरुआत कैसे हुई? जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है तो इसकी शुरुआत 1992 में हुआ एट ए यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। और ये अर्थ समिट जो हुआ था उससे एमिनेट करता है। तो अर्थ समिट हैपेंड इन लाइक, तो उससे ये एमिनेट करता है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कॉप्स कौन कौन से हैं ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उससे इम्पॉर्टेंट टेक अवेज क्या आए ये भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सो यू सी दैट in 1997 at the COP3 at the Kyoto, the it a principle emerged that it is common but differentiated responsibility, just because like the developed nation has a historical burden of like emitting too much of greenhouse gases, they must own onus of financing and like cutting down their greenhouse gases। तो उनको कुछ टारगेट्स दिए गए थे कि आपको अपने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन जो है उनको कट करना है। तो यहाँ पे वही बात है। तो ये और यहाँ पे है कि एवरी ईयर दे हैव मेट एक्सेप्ट इन 2020 विच वाज पैंडेमिक ईयर। एंड तो यहाँ पे बात करते थे कि द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू केम इन COP3 वेयर द पार्टीज अडॉप्टेड द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये इसने क्या किया कि कुछ बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस लगाए ऑन द रिच एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे हैव द हिस्टोरिकल बर्डन्स। एंड फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है COP15 में है, जो कि ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका एक सक्सेसर होना था। एंड इसमें एक प्रिंसिपल इवॉल्व होके आया, वो है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन का और फाइनेंसिंग का। एक जो कि डेवलप्ड नेशन शुड फाइनेंस द मिटिगेशन नीड्स ऑफ द डेवलपिंग नेशन, ये इसमें उभर के आया था। ये जो आपकी 15 कोपेनहेगन में हुई थी इसमें उभर के आया था। वन ऑफ मोन्यूमेंटल अचीवमेंट वाज रीच्ड इन पेरिस क्लाइमेट डील दैट वाज इन 2021। तो इसमें एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी आई थी कि हमको जो ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर है वो 2 डिग्री तक वो इन्विसेज कर रहे थे, एंड प्रिफरेबली बिलो 1 डिग्री सेल्सियस से हमको उससे ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। कट ऑफ डेट 1880s का रखा गया उसके लिए। ठीक है। और इसमें और बहुत सारी चीजें आई थी। एक ग्लोबल स्टॉक टेक का कॉन्सेप्ट था। आप जानिए ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, उस पर क्वेश्चन आया। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, इंडिया का INDCs क्या है। तो ये सब बात इस पे और उभर के आई थी। इन्वेंट्रीज की बात उभर के आई थी कि इन्वेंट्री कार्बन इन्वेंट्रीज क्या होता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये इस COP21 से उभर के आया हुआ था। देन in COP26, which happened in Glasgow in 2021, so the parties made a commitment to phase down the use of coal अगले बार। लेकिन इस लैंग्वेज को फेज डाउन को इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया और इसको उन्होंने फेज आउट किया। फेज डाउन नहीं किया, फेज आउट करेंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये फेज आउट कर देंगे। जैसे कि बहुत सारे यूरोपियन नेशंस हमने देखा है कि वो कह रहे हैं कि 2050 तक वो फेज आउट कर देंगे। न्यूजीलैंड ने अपना किया, इंडिया ने भी किया है कि 2070 तक वो फेज आउट कर देंगे थ्रू लाइक पावर। पावर जो सेक्टर हमारा इमिट, हम पावर जनरेट करते हैं थ्रू कोल, उसको हम इमिट करके रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर बढ़ेंगे। तो ये आप ये जान सकते हैं किस किस नेशंस ने, किस किस ब्लॉक्स ने ये जो कटिंग डाउन ऑन कोल है उसकी उसकी एक अपनी बात रखी है। ठीक है। और लास्ट जो 2028 है लॉस एंड डैमेज फंड, ये जनरली लॉस एंड डैमेज फंड जो है ये जनरली जो स्मॉल आइलैंड नेशन है उनके लिए बात निकल के आई थी। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट हुआ तो सुवा डायलॉग। तो सुवा डायलॉग भी स्टूडेंट को याद करना चाहिए और उनको पता करना चाहिए कि सुवा डायलॉग भी इस लॉस एंड डैमेज
फंड से ही जुड़ा हुआ है, ये जो प्रिंसिपल है उससे इमिनेट होके आया है। नाउ व्हाट इज लाइक, तो ये सब तो हमने सारे कंट्रीज बैठ के इन्होंने ये प्रिंसिपल पे चॉकआउट किया, बट व्हाट इज लाइक क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म इज लाइक whatever is are like the nations are trying, but their effort are not enough to curb the emission below 1.5 degree Celsius to 2 degree Celsius. Target जो है वो मिस हो जाएगा, and studies have shown that world must cut its emission by at least 43%. India has like said कि we will cut our emission by 40% by 2030. So as so many countries have their own target. So a new study has, ये IPCC की स्टडी भी है कि एटलीस्ट 43% से कट करेंगे फ्रॉम द 2019 लेवल्स, तब जाके हम ये अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर श्योरली गोइंग टू मिस द टारगेट ऑफ 1.5%. एंड देन देयर इज आल्सो मेंशनिंग द फाइनेंसिंग, ये इट हैज रिमेन अ वेक्सिंग इशू because developed nation although they have said that they will finance it, एक एडेप्टेशन फंड बनता है, ग्लोबल क्लाइमेट फंड बनता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, स्टूडेंट को ये सब देखना चाहिए। एडेप्टेशन फंड कब बना, ग्लोबल क्लाइमेट फंड कब आया, एंड देन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है। तो दे ऑल प्लेज दैट दे विल लाइक मेक अ कॉर्पस ऑफ $100 बिलियन। ये इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ 2015 में इस फंडिंग से लेके। तो दे आर लाइक प्रॉमिस टू रेज $100 बिलियन every day from 2020 onward to help the developing nation to reduce the greenhouse gas emission and adapt to the impacts of climate crisis। लेकिन वो अभी तक आया नहीं। तो ये जो अभी कॉप होना है, इसमें बैठ के इस बात पे, इस फाइनेंशियल नीड्स पे ही पूरी एक प्लानिंग होगी। दे विल चॉक आउट प्लान हाउ टू कैरी फॉरवर्ड दिस थिंग, ये फाइनेंसिंग नीड्स को कैसे फुलफिल किया जाए। तो देयर इज एक टर्म निकल के आया है, वो है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। A question can be asked like a new quantified goal is in news, what is it is related to, ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात आएगी, तो न्यू अमाउंट वो लोग कह रहे हैं कि न्यू अमाउंट हम करेंगे, that should be mobilized by the developed nation countries every year for 2025 onward to finance climate is, और $100 बिलियन वो एक कॉर्पस बनाने की बात कर रहे हैं। बट एक और है, डेवलप्ड नेशंस आर आल्सो सेइंग दैट चाइना एंड इंडिया आर आल्सो लाइक बिगेस्ट इमिटर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो क्यों नहीं फंड करेंगे, व्हाई वी विल ओनली फंड इट। तो थिंग इज दैट इंडिया एंड चाइना वर लाइक हिस्टोरिकली उनका वो इमिशन बर्डन नहीं था। एंड देन इफ यू सी, एक टर्म आता है, वो आता है पर कैपिटा इमिशन क्या है। इवन इफ इंडिया इज लाइक हाईएस्ट इमिटर, वन ऑफ हाईएस्ट इमिटर इन द absolute terms, but if we envisage it in the term of like per capita emission क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का, इंडिया में फाइंड इट्स प्लेस ऑफ द लास्ट ऑफ द पेडेस्टल, बहुत कम है। हम 1.4 बिलियन है, एंड देन आर इमिशन विल बी मच लो। सो वी हैव आवर ओन डेवलपमेंटल नीड्स आल्सो। ये क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स से लेकर बहुत जगह पूछा जा सकता है। वी हैव आवर डेवलपमेंटल नीड्स आल्सो, and then we have like responsibility towards the environment also. So we will devise our plan accordingly, and hence given our historical, we were not involved in the historical burden of like emission, and then our per capita emission is also very low, so our onus is very less, but India is doing more than enough what it should do. So it is overall picture of snapshot of this whole article. Now I'll invite Manish sir to carry this discussion forward. I have also two articles, one from Indian Express and another from the Hindu. And these both the article are related to the international relation. The very first article is talking about a less global world. जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है, तो हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द जो मल्टीपोलर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसके लिए कुछ बेसिक टेक अवे इस आर्टिकल में। तो जो पहला जो हमने ट्रम्प का जो 2017 से 21 का जो उनका टर्म था, उसमें हमने ये देखा कि ही क्वेश्चन द इफिशियंसी ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस एंड फोकस प्राइवेटाइज यूनिलैटरलिज्म। और उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि आप WHO से, यूनेस्को से, यूएस का पार्टिसिपेशन को उन्होंने खत्म कर दिया था। तो ये एक रीजन था। और उसके लिए उनका था कि अमेरिका इज नॉट अमेरिका डजंट हैव द बर्डन टू कैरी ऑन द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस। और दूसरा इन्होंने ये कहा था कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में यूएस का पार्टिसिपेशन है, दैट इज कॉस्टिंग वेरी डियरली टू इंडिया। और जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं, उनकी मनी, मतलब उस मनी को हम कहीं और जगह बेटर वे में यूज कर सकते हैं।
और तीसरा इनका पॉइंट ये था कि बिकॉज ऑफ द ओपन मार्केट, ओपन ग्लोबल ट्रेड, वी आर यूएस इज गोइंग थ्रू ए जॉबलेस ग्रोथ, जहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है बट जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग की जो बेस है वो कंट्री लाइक मैक्सिको और चाइना में शिफ्ट हो जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज अगेंस्ट द मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। along with that, as far as climate change की बात करें तो climate change needs क्लाइमेट चेंज को हमें सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कोलैबोरेशन की जरूरत होगी, बट इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ट्रम्प विल अगेन विड्रॉ यूएस पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट अगेन। तो इससे क्या होगा, बिकॉज ही इज ए काइंड ऑफ ही इज ए काइंड ऑफ पर्सन हु फेवर्स द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनको ये कहना है कि जो आज की जो इंडस्ट्रीज है जो इसकी डिमांड हाई इलेक्ट्रिसिटी है उसको इसके थ्रू फुलफिल किया जा सकता है। अगर ये होता है तो इट विल बी ए सिग्निफिकेंट ब्लो टू ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का जो ये है हम फेस कर रहे हैं, इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प इट मे बी यू नो इम्पैक्टेड, है ना। उसके बाद से ये यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि जो इनका टैरिफ का और हाई हाई टैरिफ का जो इनका एक कॉन्सेप्ट है जो चाइनीज गुड पे इन्होंने प्रपोज किया कि अप टू 60% चार्ज करेंगे, तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्लोबल ट्रेड, और ग्लोबल जो भी ग्लोबल कंट्रीज है दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिसरप्ट करेगा ग्लोबल ट्रेड को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनकी जो अभी G20 की बात करें तो G20 इज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ द डिपनिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इकोनॉमिक डिवाइड्स, और इनके इसमें जो मेंबर्स कंट्री है वहां पे भी ट्रम्प का एटीट्यूड उतना बेटर नहीं है, ही इज ऑलवेज इन क्लास विद द मेंबर कंट्री, तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। तो एज फार एज इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या कर सकता है, तो ये आर्टिकल हाईलाइट करता है कि इंडिया पॉलिसी मेकर्स विल हैव टू अडेप्ट टू ए न्यू डायनेमिक्स, जहाँ पे हम ये रियलाइज करें कि यस वी नीड टू मूव ऑन, और यहाँ पे हमें अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखते हुए हमें पार्टनरशिप करनी होगी, बिकॉज टू बी श्योर ग्लोबल प्रॉब्लम नीड्स ग्लोबल सॉल्यूशन। तो ग्लोबल सॉल्यूशन तो चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प एरा देयर नीड टू बी चेंज इन आवर पॉलिसी ऑल्सो। इसके बाद से यहाँ पे दूसरा यहाँ पे इंडिया के लिए हाईलाइट करते हैं कि होप फॉर कोलेक्टिव सॉल्यूशन टू आवर कॉमन प्रॉब्लम्स हैव बिकम पॉलिटिकली अनरियलिस्टिक ओवर द लास्ट डेकेड, और ये आगे भी कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे तीसरी बात हो रही है कि यूनिलैटरल डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बायलैटरलिज्म इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जा रही है, जो लाइक माइंडेड कंट्री के साथ हो सकता है। तो ये आर्टिकल ये भी हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया इज डूइंग इट, इंडिया ये कर रहा है, बट वी नीड टू emphasize it so that जो ट्रम्प का एरा हो, बिकॉज ऑफ दैट हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हम पर ना हो। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल। एक दूसरा आर्टिकल है, इट इज अबाउट द इंडिया रशिया रिलेशनशिप पे। तो इसमें जयराम रमेश जो है हमारे जयशंकर, उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इंडिया एंड रशिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन ट्रेड। तो ये जो प्रोग्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ ये हुआ है मेनली एरिया जो है उसमें है कि आपका कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, और उसके बाद से एनर्जी की एरिया में हुआ है, और फार्मास्यूटिकल की एरिया में हुआ है, और ये सारा अचीवमेंट हुआ है बिकॉज इन द बैकग्राउंड ऑफ सडन चैलेंजेस जो कि पेमेंट ऑन लॉजिस्टिक्स है बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शन ऑन रसिया। उसके बाद से यहाँ पे इसमें एक डेटा निकल के आता है कि लास्ट 5 ईयर में जो जो टर्नओवर है इंडिया और रशिया का ट्रेड का, ये फाइव टाइम ग्रो किया है, और इंडिया जो इकोनॉमी की बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री हो गई इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद रशिया की बात करते हैं तो। और जो टारगेट है कि 2030 तक हम इसको 100 बिलियन का ट्रेड का टारगेट रखा है इंडिया और ये रशिया ने। बट जो मेजर सेटबैक्स बॉटलनेक्स इस ट्रेड में वो है कि रशिया का स्विफ्ट का एसेस ना होना। तो इंडिया और रशिया प्रपोज कर रहे हैं रुपी और रूबेल के ट्रेड को बढ़ाने का, ताकि डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड हो सके। तो थ्रू दिस इट विल द ट्रेड वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो दिस इज द बेसिक टेक अवे ऑफ दिस आर्टिकल, जिसमें है कि कैसे चैलेंजेस के बाद भी हम बहुत सारे एरियाज में प्रोग्रेस किए हैं, 5 टाइम कैसे हम इंक्रीज किए हैं ट्रेड को, वॉल्यूम को 2030 तक का जो टारगेट है, और कैसे हम जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे सेशन।